हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि हर कोई इंसान जब खाना खा लेता है, खाना खाने का मकसद जो है वो दो ही होती है। ये नहीं है कि हमें मजा आ जाए खाने को, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है। एक कि आपको एनर्जी मिले जिससे कोई भी आप लोग काम कर सके। आपको दौड़ना है, आपको पढ़ना है, आपको खेलना है या और कोई काम करना है, यानी एनर्जी जो है हमें मिलनी चाहिए। सेकंड वन मैटर, जिसकी वजह से हम लोग ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। अब जो ये क्वेश्चन है हमें, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा तरीका है हमारे जिस्म के अंदर जिसके जरिए हमारे जिस्म के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। हाँ जी, आपने सही पहचाना। उस तरीके को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। हम लोगों का ये आज का क्वेश्चन होगा। जितने भी आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो JKSSB हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो नेट सेट हो या कोई बैंक PO एग्जाम हो, हर किसी में ये क्वेश्चन ये हर साल आ ही जाता है। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? रेस्पिरेशन। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन हम लोग किसको कहते हैं? तो मैं यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं पहले वाला वर्ड रेस्पिरेशन। अब अगर हम लोग देखें ये रेस्पिरेशन वर्ड जो है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा सांस ले लेना और सांस बाहर छोड़ देना ये रेस्पिरेशन है। नहीं जी, ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, सबसे पहले ये जो वर्ड है रेस्पिरेशन कोइनेड बाय, जिसने इसको क्वीन किया है उसका नाम था ड्यूट्रोचिट। याद रखिएगा, ड्यूट्रोचिट उस इंसान का नाम था जिसने सबसे पहले रेस्पिरेशन को यूज किया। अब रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? चलिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। कंसिडर दिस एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एब्जॉर्ब करा ऑक्सीजन, यानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया और उसके बजाय जिस्म से बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद इसके जिस्म से निकला बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ जिस्म के अंदर क्या बनी? एनर्जी। यही बेटा प्रोसेस है, यही क्वेश्चन है रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन अगर हम लोग कहें, ये हम लोग कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच, जहां पे क्या होगा? इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन, यानी ऑक्सीजन इज टेकन इन, यानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंचे, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकल जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। विद फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। विद फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करें, एनर्जी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजे हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उनके जिस्म के अंदर एनर्जी के निकलने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। जबकि यहां पे अगर हम लोग देखें ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जो है ये मीन्स इन एंड आउट, इन एंड आउट ऑफ गैसेस। जिस्म के अंदर गैस अंदर चली जाना और जिस्म से बाहर गैस बाहर निकल जाना, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रीथिंग। अब जो चीज एनर्जी हमें रिलीज करे, यानी जो चीज हमारी जिस्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं उस वाली चीज को? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास पहली वाली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमारे पास है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रक्टोज है, एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्या है? यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे पहला सोर्स है हमें एनर्जी रिलीज करने का। उसके बाद दूसरी चीज जो है जो हमें इस्तेमाल होती है, दैट इज द फैट्स। क्या? दैट इज द फैट्स। और तीसरी वाली चीज जो है वो प्रोटीन इस्तेमाल होती है। यानी तीन चीजें हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हमें एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन मेजर सोर्स जो है, मेजर सोर्स जो एनर्जी का है हमारे पास, मेजर सोर्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट ही मेजर सोर्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये क्या दे देते हैं? एनर्जी।
और सेकंड वाली चीज इसके अंदर ऑक्सीजन है, जो इन दो से हमें एनर्जी जो है रिलीज करने में हमें मदद करती है। यानी पहली वाली चीज जो हमें इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन में, उससे हम लोग एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। अब अगर ध्यान रखिएगा यहां पे, अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, ध्यान रखिएगा, अब अगर देखिएगा यहां पे, अगर प्रोटीन हो जाए इस्तेमाल जिस्म के अंदर किसके लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, उस समय हम लोग उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये आ जाता है क्वेश्चन कि अगर प्रोटीन इस्तेमाल होती हो एनर्जी रिलीज करने के लिए, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर हमारे पास रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाए, कौन सा इस्तेमाल हो जाए, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उस समय हम लोग उस वाली एनर्जी को कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो रेस्पिरेशन हमारी है यानी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, तो तवज्जो रखिएगा, रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें इसके दो फेजेस होते हैं। पहले वाला फेज जिसको आप लोग कहते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपली हम लोग कहते हैं गैस इन, जिस्म के अंदर गैस पहुंचना, और गैस आउट, जिस्म के अंदर गैस बाहर निकलना, जिसे हम लोग और एक नाम ब्रीथिंग भी कहते हैं। ये किस में आ जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। चलिए उसके बाद जो हम लोग दूसरा उठाते हैं, दूसरा फेज जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिएगा इसमें क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में, सबसे पहले गैस जिस्म के अंदर चली जाती है, गैस इन। उसके बाद ये कहां तक पहुंचती है, टिश्यूज तक, ये गैस या सेल्स तक, और वहां पे क्या बनती है, वहां पे बनती है एनर्जी। उस वाली रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, या आप लोग इंटरनल रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को कहते हो इन्वॉल्विंग जहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इस्तेमाल होते हो, यानी डायरेक्टली इन और आउट ऑक्सीजन नहीं होती हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे जिस्म के अंदर लंग्स इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फेफड़े, तो उस समय आप लोग उसको कहते हो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी जब लंग जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे, वो है लंग्स। लंग्स के रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैन में है। इसी तरह अगर हम लोग गिल्स देखें, ये वो ऑर्गेन्स है जो मछलियों में पाए जाते हैं। अब मछलियां जो है किस ऑर्गन के जरिए इंटरनल रेस्पिरेशन करते हैं, वो है गिल्स। अगर गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होती हो, उसे हम लोग एट दैट टाइम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, आप लोग उस समय उसको कहते हो ब्रेंचियल रेस्पिरेशन। जैसे अर्थवर्म की अगर आप बात करें, वो स्किन के जरिए करते हैं रेस्पिरेशन, उसको कहते हैं क्यूटेनियस। यानी कभी आ जाता है आप लोगों को द रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन द किन में, अर्थवर्म्स में स्किन के जरिए, उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसी तरह अगर इंसेक्ट हम लोग ले ले, इनके बॉडी के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ट्रैकियाई, ट्रैकियाई। अब ट्रैकियाई के जरिए अगर रेस्पिरेशन होती है, उसको कहते हैं ट्रैचियल रेस्पिरेशन। यानी ये तो हम लोग ऑर्गेन्स की बुनियाद पे ले लेते हैं कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। चलिए इसके बाद हम लोग ले लेते हैं टर्म एक जो मैं ले लेता हूं, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। याद रखिएगा ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना हम लोग ऑक्सीजन इन करते हैं टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक ऑर्गेनिज्म जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है
उस रेशो को, ऑक्सीजन के रेशो को डिवाइड जब हम लोग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो के साथ, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अगर हम लोग देखें, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो सकता है 1 का। किन में हम लोग ले लेते हैं? पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ध्यान रखिएगा यहां पे। अब अगर हम लोग देखें उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो सकता है मोर लेस देन 1 भी। ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है ये हो सकता है मोर देन 1 भी। क्या हो सकता है? मोर देन 1 भी। अब चलते हैं अब इसके आगे। अब हम लोग उठाएंगे यहां पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सुनिएगा, यानी एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर कैसे निकलती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखिएगा। सबसे पहले वाला फेज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, तो तवज्जो रखिएगा, ये ग्लाइकोलाइसिस आखिरकार हम लोग किसको कहते हैं? हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर अगर ग्लूकोज है C6H12O6, लेकिन सेल के किस वाले पार्ट में ये प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। यानी साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं ये यहां पे न्यूक्लियस है, जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, ये यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये गैप होती है, इसी गैप को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, यानी जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइको मीन्स शुगर या ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अब पहली वाली चीज जो यहां पे आप लोगों ने याद रखनी है, ये कहां पे होती है? ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये हो जाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलिए चलते हैं, ये होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब ये किसको कहते हैं? ये हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड in cytoplasm. What we call it as? We call it as glycolysis. देखिएगा, यह है C6H12O6. अब इनसाइड द देखिएगा साइटोप्लाज्म, ये किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में। अब देखिएगा, अब अगर इस पायरुविक एसिड के साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन और रिमूव क्या हुआ यहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब दूसरा स्टेप जो हम लोग उठाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग इस साइनस पोजिशन को ज्यादा से ज्यादा सीरियसली ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साइनस को अनसीरियस ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये टॉपिक है रह जाता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, चलते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव क्या होना? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म क्या बनना? ये सारा का सारा हो जाता है सेल के अंदर टू फॉर्म पायरुविक एसिड। क्या? टू फॉर्म पायरुविक एसिड। अभी आपको एनर्जी नहीं मिली यहां पे। अगर बात करें यहां पे हम लोगों को सिर्फ अभी क्या हो रहा है? हम लोगों को अभी जो है पायरुविक एसिड बना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरे वाला साइकिल, जिस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। 1937 में साइंटिस्ट एक था सर हेनस क्रेब।
इसने इसको डिस्कवर किया। किस में डिस्कवर किया? इन मसल्स ऑफ पिजन। ये भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है, इन मसल्स ऑफ पिजन। पिजन के मसल्स में इसको सबसे पहले इस्तेमाल, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया किसने? क्रेब्स ने। हम लोगों को यहां पे जो पहली वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे हमें बनता एसिटाइल, क्या बनता था? एसिटाइल कोएंजाइम E। इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट 2 कार्बन। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में कन्वर्ट होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड से क्या बनता है? आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड से क्या बनता है? यहां पे ऑक्सैलोसुसनाइक एसिड, यानी कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन होता रहता है। ऑक्सैलोसुसनाइक एसिड से क्या बनता है? यहां पे कीटोगुल्टोरिक एसिड। कीटोगुल्टोरिक एसिड। अब इस कीटोगुल्टोरिक एसिड से नेक्स्ट वन चीज जो बनती है वो बनती है सुसनाइक एसिड। सुसनाइक एसिड। सुसनाइक एसिड से अगर हम लोग देखें फिर क्या बनती है? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से फिर क्या बनती है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से क्या बनती है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? इस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की अगर हम लोग बात करें, इसके हर एक स्टेप पे ध्यान रखिएगा, इसके स्टेप्स पे वाटर बनता है, इसके स्टेप्स पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके स्टेप्स के ऊपर एनर्जी रिलीज होती है, वो जो स्टोर रहती है एज एन एटीपी। अब अभी भी एटीपी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमें कंप्लीट साइकिल नहीं हुआ। अब लास्ट वाला साइकिल जो यहां पे हम लोग उठाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हुई। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम लोग बात करें, हमें होता क्या है इस क्रेब्स साइकिल के दौरान? हमें क्या होता है? बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनके जरिए हमें हाइड्रोजन आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और साथ साथ वही इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओवरऑल आप लोग कहोगे हमें क्या ये, आप लोगों को जो मैं अब बताने जा रहा हूं बेसिक, वो आप लोग याद रखिए। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग रखोगे रिजल्ट। रिजल्ट याद, C6H12O6, इसके साथ क्या मिला? ऑक्सीजन, प्लस क्या यहाँ पे वाटर, प्लस यहाँ पे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बना? वाटर, प्लस क्या निकली? हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिएगा, मैं अभी से कह देता हूं, यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन आता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब देखिएगा, हमारे पास ये जो रेस्पिरेशन है, इसके ओवरऑल 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, तो देखिएगा यहाँ पे पीछे कहां पे ले जाएंगे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बना था पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड, या ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। प्लस क्या निकलती है यहाँ पे? एटीपी, यानी एनर्जी निकलती है जो स्टोर रहती है एटीपी। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन की, यहाँ पे यूजेस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है एनर्जी रिलीज करने का, यहाँ पे डज नॉट यूजेस ऑक्सीजन। अब देखिएगा, ये कंप्लीट होते, इट ऑकर्स इनसाइड। 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं इनसाइड। किस किस के अंदर होती है? एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे वाला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिर्फ
ऑकर होती है, किसके अंदर होती है? सिर्फ ये सिर्फ होती है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये इसमें 4 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक में इस्तेमाल होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 686 किलो कैलोरीज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सिर्फ 50 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है पर मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एरोबिक में अगर ऐड करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों का है वो यहाँ पे निकले, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया, किसके बारे में बताया? हमने रेस्पिरेशन के बारे में। कुछ पॉइंट्स आप लोग और एक याद रखें। हमारे पास एक है साइंटिस्ट कोस्टाइलचियो, कोस्टाइलचियो, इसने इस्तेमाल किया टर्म एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करिए? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब और एक बात, यीस्ट, यीस्ट जो है इसमें दोनों पाई जाती है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप का आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।